Hello everyone, I am Shruti Suman, a second year MBBS student at TRIMS Ranchi. दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी। जो भी अपनी बायोलॉजी के मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, 340, 350, 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना चाहते हैं, या फिर जिनके मार्क्स अभी 200, 250, 290 के अप्रॉक्स में आ रहे हैं, वो भी अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। ये वीडियो के बाद जो भी मैं ट्रिक्स बताऊँगी या फिर जो भी स्ट्रैटेजी बताऊँगी उसको आपको फॉलो करना होगा। 90% लोगों की फेवरेट सब्जेक्ट भी बायोलॉजी होती है और नीट में वेटेज भी 50% है बायोलॉजी की, तो आपको स्पेशली इस पे फोकस करना होगा जिससे आपके मार्क्स ऑलमोस्ट 350 360 आए, तभी आप कंपटीशन में रह पाओगे। अदरवाइज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना होगा। लास्ट ईयर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई थी, जिस वजह से बहुत लोगों की 1-2 मार्क्स से भी सिलेक्शन रुक जाती है, ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है। उससे बढ़िया ये है कि आप बायोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाओ जिससे आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। मेरे खुद के मार्क्स 355 आउट ऑफ 360 आए थे इन नीट 2021, तो मेरे को पता है कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी और कैसे मैं बता सकती हूँ जिससे एस्पिरेंट्स की हेल्प हो जाए बायोलॉजी में एटलीस्ट। तो सबसे पहले बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा फोकसली पढ़ना है वो है एनसीईआरटी। आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी में तो बस लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको समझ में नहीं आती है और एग्ज़ाम में तो कुछ और ही पूछा जाता है, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। आपको एनसीईआरटी पे अच्छे से पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़नी होगी मल्टीपल टाइम्स। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वन शॉट वीडियोस हैं, या फिर आपने जहाँ से कोचिंग कर रखी होगी, आज तो सब ऑनलाइन ही करते हैं कोचिंग, तो वहाँ पे आपको वन शॉट वीडियोस भी प्रोवाइड करते होंगे एनसीईआरटी की, तो आपको वो वन शॉट वीडियोस देखनी होगी। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ो, लाइन बाय लाइन आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और पहले क्या था कि AIPMT जब होती थी तो कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आते थे, पर अब क्या है कि अब फुली फोकस्ड एनसीईआरटी पे हो गई है। कुछ क्वेश्चन आपको लग सकते हैं कि वो एनसीईआरटी से बाहर के आए हुए हैं, पर अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको वो एनसीईआरटी के अराउंड ही मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आपसे कुछ पूछे गए हैं, वेलवेट एस्टिमेशन वगैरह हैं, तो उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो पूछे जा रहे हैं। एक ऑप्शन में कुछ अलग एग्जांपल्स होंगे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होगी, पर वो भी आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े हुए होगे तो। जो 24 एस्पिरेंट्स होंगे उनके तो ऑलमोस्ट वीडियो लेक्चर्स जो भी कोचिंग से आपने ज्वाइन की होगी वो तो कंप्लीट हो ही गई होगी या फिर कंप्लीट होने वाली होगी आगे के 1-2 वीक में। तो आपको क्या करना है कि अगर आप पीछे की चीज़ें भूल गए हो जो आपने पहले देखी थी, क्योंकि करंट वाली चीज़ें तो आपको याद रहने वाली है, पीछे वाली चीज़ों की आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो, कहीं पे भी अवेलेबल है, वो फ्री में बिल्कुल ही अवेलेबल होती है यूट्यूब पे। और अगर आपकी कोचिंग वालों ने प्रोवाइड की है तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप उनकी वन शॉट वीडियोस देखो। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो फिर से, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है ना, कुछ लोग पढ़ते जाते हैं और क्वेश्चंस ही नहीं लगाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना तो आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन नहीं लगेंगे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, वहाँ पे आपको रीडिंग नहीं करनी होती है, तो आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे मल्टीपल टाइम्स। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सब आप लगाओ। आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। 99.9% यही है कि वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे या फिर उसके अराउंड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से ही पढ़नी होगी। तो कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी? पहले तो आपको लेक्चर्स कंप्लीट हो गए होंगे, आप भूल गए तो आपने वन शॉट वीडियोज़ भी देख ली है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। तो फर्स्ट टेस्ट में आपको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो दिखाई देगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि वेस्ट है, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, ये भी लग सकता है। तो आपको टेस्ट के बाद फिर से पढ़ना होगा एनसीईआरटी। ऐसा होता है 20% आएगी पहले, फिर 30%, 40%, 90% तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़नी होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 2-3 बार पढ़ लोगे और आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता है, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी ही होगी। इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें इतनी माइन्यूट सी चीज़ें दी रखी होती हैं, जो आप अगर भूल गए ना तो वो पूरे 5 मार्क्स जाएंगे। 4 मार्क्स क्वेश्चन के और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होंगी, वो अलग। इससे बढ़िया है कि आप डेली का ऐसा शेड्यूल बनाओ कि उसमें एनसीईआरटी को डेली पढ़ना है। अभी से नीट तक में ऑलमोस्ट 90 डेज़ हैं या फिर 80 डेज़ ही हैं, तो आप ऐसा रखो कि डेली आपको एटलीस्ट 1 से 2 चैप्टर पढ़ने ही पढ़ने हैं एनसीईआरटी के, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी।
आप एनसीईआरटी तब तक पढ़ो जब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पढ़ी है और उसके मतलब आपको पता है। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट भी आप लगा रहे हो जिसमें भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद आती है कि आप कैसे रिवाइज करें चीज़ों को जिससे आप कम भूलें, मेमोरी बनी रहे आपकी। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपकी कोचिंग में भी होती है, फिर एक्स्ट्रा भी कुछ होता है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बुक मार्क्स वगैरह होते हैं, हाईलाइटेड गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जिन पे पहले क्वेश्चन आ चुके होते हैं, वो सारी लाइंस होती हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जैसे बोलता है ना कुछ लोग कि 400 to 500 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने होते हैं। तो कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैं तो 100 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ, मैं तो 200 ही कर रही हूँ, तो मेरी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो कम हो गई फिर। तो आप अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दीदी एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले या फिर जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसके पहले कैसे रिवाइज़ की जाए। एक रात पहले तो पूरी चैप्टर रिवाइज़ हो नहीं सकती है, जितने भी चैप्टर सिलेबस में आ रहे होते हैं सब तो रिवाइज़ हो नहीं सकती है। तो देखो मैंने ऐसे किया था ना, ये मॉर्फोलॉजी प्लांट है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की चैप्टर है। तो इसमें मैंने ना इधर में जितने भी एग्जाम्पल्स ही मोस्टली इसमें है, तो आपको जो थ्योरी वाइज होती है वो तो याद ही रहते हैं, पर जो एग्जाम्पल्स होते हैं आप इधर में लिख के ना मैंने स्टिकी नोट्स लगा दिए थे। तो ऐसा क्या था, मेरे को पूरी चैप्टर नहीं पढ़नी पड़ती थी, मैं बस इनको देख लेती थी एग्जाम्पल्स, बस यही तो आते थे एग्जाम में, तो मैं इसको देख लेती थी, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ये हो जाती थी, ये चैप्टर पूरी कंप्लीट है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने मल्टीपल टाइम्स अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना तो आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स पता होगी, आपने हाईलाइट कर रखी होंगी चीज़ों को जो भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आप बस ये हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ के चले जाओ तो भी आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं, सही हो जाएंगे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना वो यही हाईलाइटेड पॉइंट से ही आते हैं। अब इतने सारे लाइन्स होते हैं एनसीईआरटी में, सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते ना, इम्पॉर्टेंट तो कुछ लाइन्स ही होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होते हैं। तो आप उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को भी पढ़कर जा सकते हो, उससे भी आपके क्वेश्चन सही हो सकता है। अभी ना आईबीजी टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम में, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ना एग्ज़ाम के पहले एटलीस्ट 10-20 मिनट बस देने होंगे जिससे आपके सारे जितने भी इमेजेस हैं ना टेस्ट में आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो आप रिवाइज कर पाओ। तो आपको इमेजेस जो देखने हैं ना, जैसे कि ये एक इमेज है, ये ऐसा क्या करेंगे कि ये लेवल है ना ये हटा देंगे, आपको बस ये इमेज दे देंगे एग्ज़ाम में और यहाँ पे पॉइंट आउट कर देंगे कि क्या है, कौन सी ऑर्गन है प्लांट की, आपको सही वहाँ पे टिक करनी है। या फिर ऐसा कर देंगे ना कि जाइलम की जगह फ्लोएम लिख देंगे और फ्लोएम की जगह जाइलम लिख देंगे, तो आपको बताना होगा कि क्या मिस्टेक है इस इमेज में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में। असर्शन और रीज़न भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको कैसे करना है कि जब आप असर्शन पढ़ो ना उसके बाद आप दिमाग में ही सोच लो कि इसकी सही एक्सप्लेनेशन क्या है, और आप वहाँ पे ना पेंसिल या पेन से जो भी आपके पास है उससे आप लिख लो वहाँ पे कि एक्सप्लेनेशन है क्या इस चीज़ की, करेक्ट। उसके बाद आप रीज़न पढ़ो, और अगर आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो रीज़न से मैच होती है ना, तभी फर्स्ट वाली ऑप्शन सही होगी कि जो असर्शन है रीज़न उसकी सही एक्सप्लेनेशन है। और अगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो सेकंड ऑप्शन होगी। मोस्टली कन्फ्यूज़न फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में ही होती है कि क्या है, फर्स्ट होगी या सेकंड होगी। तो आप अगर अपने दिमाग में अलग से एक्सप्लेनेशन पहले ही बना लोगे ना तो आपकी गलत नहीं होगी क्वेश्चन और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। अब है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करनी है। मोस्टली लोग बायोलॉजी ही पहले अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि बायोलॉजी फेवरेट होती है सबकी और 50% वेटेज भी है। तो बायोलॉजी को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि रिपीट हो रहा है आपकी डीपीपी से या फिर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाती है, तो ऐसा होता है ना कि हम ऐसे उड़ा देते हैं कि यार ये तो क्वेश्चन वही है, ऑप्शन भी वही है, टिक कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर कुछ वहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन में नॉट होगा तो नॉट को हटा देंगे, करेक्ट को इनकरेक्ट कर देंगे, तो ऐसा होता है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फ्लो में नहीं आ जाना कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किया था रात को, पर ऐसा नहीं होता है, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, नॉट करेक्ट को इनकरेक्ट क्या क्या पढ़ लेते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ऑप्शंस वही होंगे, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि आपको मॉक टेस्ट आपने दे दिया, अब आपको एनालाइज करनी है। कुछ लोग तो डर से एनालाइज ही नहीं करते हैं कि क्या पता एनालाइज कर लिए तो मार्क्स ही कम आ जाएंगे, वो ऐसे भी कम आने वाले हैं, लेकिन वो एनालाइज नहीं करते हैं। तो आपको एनालाइज करनी है, कैसे करनी है, ऐसा करना है कि एनालाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लाओ साथ में, साथ के साथ एनसीईआरटी लेकर बैठो और टिक करते जाओ। जो भी क्वेश्चन सही हुए हैं वो तो सही होंगे, वो तो आपको आता है, जो भी क्वेश्चन गलत हुए हैं वो चैप्टर्स आपको पता चल जाते होंगे कि कौन से चैप्टर्स है, कौन सी टॉपिक्स है। आप खोलो वहाँ पे एनसीईआरटी और वहाँ पे देखो कि क्या
लिखा है वहाँ पे एनसीईआरटी में और आपने क्या किया है, आपने क्या सोचा उस वक्त, उसके बाद वो चीज़ वहाँ पे लिख दो। फिर जब आप दोबारा रिवाइज करने जाओगे ना तो वो चीज़ आपको स्ट्राइक हो जाएगी, अरे यही तो चीज़ थी जो लास्ट टाइम मैंने गलती की थी, वो आगे नहीं करनी है, वो आप फिर कभी गलती नहीं करोगे। यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी लेकर नहीं बैठोगे ना, बस क्वेश्चन पेपर में ही देखते जाओगे क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई है, तो वो वहीं तक लिमिटेड रह जाती है, आपको फिर बाद में याद नहीं आएगी। जब आप पढ़ने जाओगे ना एनसीईआरटी तो आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगी कि यार मैंने ये गलती की थी, और वो गलती रिपीट होती ही जाएगी। तो वो आपको एनसीईआरटी लेकर बैठनी है, दोनों 11th और 12th की, और मॉड्यूल भी साथ में देखना है, तभी सही हो पाएगा, तभी इम्प्रूवमेंट होगी। आपको नेक्स्ट टेस्ट में ना आपको इम्प्रूवमेंट पता चलेगी। ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो अगर आप लैंग्वेज के टर्म में पढ़ते जाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएंगी, कितनी बार भी पढ़ लो आप कंफ्यूज ही होगी, एग्जाम्स में भी आ जाए ना तो आप नहीं सही कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो आपको उसमें क्या करना होगा, उस केस में आपको इस टाइप की फ्लो चार्ट बना लेनी होगी, तभी आप कर सकते हो सही। जैसे कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, फिर स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, स्पोर्स एंड देन गैमेटोफाइट। तो इसमें से अगर एक भी टर्म को मिसिंग कर दिया जाए ना, या फिर ऊपर नीचे कर दिया जाए, तो उसमें से आपको करेक्ट चीज़ ढूंढना हो कि सही क्या है, क्या यहाँ पे मिसिंग है, क्या इनकरेक्ट है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो टर्म्स है ना वो एक जैसी हैं, तो आप नहीं कर सकते हो। इससे बढ़िया है कि आप एक चार्ट बना लो, तो आप याद कर सकते हो, वो इजीली आपको याद हो जाएगी। तो हर एक टर्म की मतलब पता होनी चाहिए, जो भी मीनिंग है, जैसे आर्किगोनिया है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफिल है, आपको हर एक चीज़ की ना मीनिंग पता होनी चाहिए। बस अगर आप रटने पे जाओगे ना कि ये तो टर्म है मैं रट लेती हूँ, तो भी आप कंफ्यूज हो गए। आपको जो भी कंफ्यूजन है आप नेट पे देख लो, या फिर आपके टीचर्स होंगे उनसे डाउट पूछ लो, वो बता देंगे, और फिर कभी आप ये सारी चीज़ें भूलोगे ही नहीं। आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर जैसे कि मैंने यूज़ किया था हाइलाइटर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये क्वेश्चन आते थे एग्ज़ाम में, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, उसके बाद में ये हाईलाइट करती थी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं नेक्स्ट बार ही पढ़ूंगी तो मुझे याद आ जाएगी, अरे इससे तो लास्ट बार ही क्वेश्चन आए थे। या फिर आप स्टिकी नोट्स भी यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल्स वगैरह जहाँ पूछते हैं ना, आप वहाँ पे स्टिकी नोट्स यूज़ किया करो। जैसे कि मैंने कर रखे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, मैंने स्टिकी नोट्स यूज़ कर रखे हैं, सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, तो मुझे ना चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे सारे एग्जाम्पल्स यहीं पे कवर हो गया, मैं इतना पढ़ लूँगी तो मेरी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्या है कि आपने पूरे चैप्टर पढ़ रखी है, लास्ट में ना समरी दी हुई होती है जो बहुत छोटी होती है चैप्टर के कंपैरिजन में, एक ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ के इक्वल होती है, तो आपको ना वो भी पढ़ लेनी चाहिए। क्या होता है ना कि आपने जो पूरे चैप्टर पढ़ा है उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो यहाँ पे दी हुई होती है, जो क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, या फिर किसी किसी चैप्टर में ऐसा है ना कि जो टर्म्स चैप्टर में यूज़ भी नहीं किए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं और उससे क्वेश्चन बनती है। मैंने भी पढ़ा था, यहाँ पे से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा करो कि 2-3 मिनट लगते हैं यार, छोटे से एक पैराग्राफ होती है, वो आपको पढ़ लेनी ही चाहिए। इसके बाद क्या है ना कि कुछ तो कंफ्यूज होते हैं कि नोट्स बनाए या फिर नोट्स क्या करना है, नोट्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अगर आप किसी अच्छी कोचिंग से कोचिंग ले रहे होंगे ना, तो उन्होंने नोट्स बनवा दी होंगी, वो बहुत सफिशिएंट है, उस नोट्स में ना सब कुछ ही होंगे, तो अलग से आप नोट्स मत बनाओ, उसमें ना बस टाइम वेस्ट ही होगा। जो नोट्स है आपके पास उसको मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ो, जो भी मटेरियल है उसको याद करो, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट दो, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि यार ये तो नोट से ही क्वेश्चन आ रहा है। लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो ना, वो न्यू पैटर्न पे बेस्ड होना चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास लास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस पेपर होंगे, तो वो आप मत अटैम्प्ट करो, क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि एक्यूरेसी नहीं आएगी, कुछ डिलीटेड पोर्शंस है उसके भी क्वेश्चन होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे। तो इससे बढ़िया है ना कि एक नई टेस्ट सीरीज़ ले लो जो कि बहुत अफोर्डेबली मिल जाएगी किसी कोचिंग की, वो आप अटेम्प्ट करो। उसमें एक्स्ट्रा सिलेबस जो ऐड हुई थी, जैसे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुई है, उसके क्वेश्चंस भी होंगे और डिलीटेड वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो उससे ना एक्यूरेसी मिलेगी आपको कि आप कितने पानी में हो, आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और आपको और कितनी प्रिपरेशन करनी है। मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स नोट्स पढ़ो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके नीट में, मे बी फुल मार्क्स भी आ जाए अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।